नमस्कार सभी को। और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कक्षा 11 की इतिहास की ऑनलाइन क्लास में। कक्षा 11 की इतिहास में हमने मॉडल प्रश्न पत्र जो है सॉल्व किया था, और उस प्रथम पार्ट के अंदर या फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने जो है मॉडल पेपर के भाग अ और ब को सॉल्व किया था। अब हम उसी मॉडल पेपर का भाग स जो है पोर्शन स है उसको हम देखेंगे। देखिए, स पार्ट सी के अंदर प्रश्न है 20वां, जो कि 2.5 नंबर का क्वेश्चन है कि आधुनिक मानव के उद्भव के प्रतिस्थापन मॉडल को समझाइए, और इसके अथवा में दिया गया है प्रारंभिक मानव के औजार निर्माण को समझाइए। तो हम दोनों प्रश्न को हल करेंगे, लेकिन पहले हम 20वां प्रश्न का आधुनिक मानव के उद्भव के प्रतिस्थापन मॉडल को समझते हैं कि प्रतिस्थापन मॉडल क्या है। देखिए, प्रतिस्थापन मॉडल या प्रतिस्थापन मत जिसे हम कह सकते हैं, और प्रतिस्थापन मत से तात्पर्य है कि मानव उद्भव के इस मत के अनुसार, यानी इसके अनुसार विद्वान या इतिहासकारों का क्या मानना है कि इसके अनुसार माने तो इतिहासकार कहते हैं कि मनुष्य चाहे कहीं भी रहा हो, उसके सभी पुराने रूप बदल गए और उसका स्थान आधुनिक मनुष्य ने पूर्णतः ग्रहण कर लिया जी, यानी कि हम वर्तमान मानव। और इस मत का समर्थन इस बात से होता है कि आधुनिक मानव में सभी स्थानों पर शारीरिक तथा उत्पत्ति मूलक समरूपता पाई जाती है। कि हम अगर मानव देखें तो सबसे पहले मानव का उद्भव है वो अफ्रीका से माना जाता है, लेकिन विश्व में देखें तो हर जगह जो है व्यक्ति या इंसान या मानव है वो पाया जाता है, जिसके भिन्न भिन्न रूप है, या जो है भौगोलिक दृष्टि से जलवायु वातावरण के अनुसार है मानव है जो है अलग अलग रंग के आधार पे हमें देखने को मिलता है। और लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो मनुष्य के जो है शारीरिक संरचना सबकी एक जैसी है, जैसे आँख, कान, नाक, होठ, इस प्रकार से। तो उत्पत्ति मूलक समरूपता है वो पाई जा, समरूपता यानी समानता। इस मत के समर्थन में विद्वानों द्वारा ये तर्क दिया जाता है कि यह समानता इसलिए है क्योंकि उनके पूर्वज एक ही क्षेत्र अर्थात अफ्रीका से उत्पन्न हुए। यानी हम सबके पूर्वज, या अगर हम मनुष्य के प्रथम स्थान को माने जहाँ से मनुष्य का उद्भव माना जाए, तो वो अफ्रीका में उत्पन्न हुआ माना जाता है। और वहीं से वो मनुष्य है वो अनेक स्थानों की तरफ चले गए या अलग अलग स्थानों पे गए। इस बात की पुष्टि इथोपिया के ओमा नामक जो है, इथोपिया जो कि अफ्रीका का ही एक स्थान है, ओमो नामक स्थान पर मिले प्राचीन मानव जीवाश्मों से हो जाती है। कि प्राचीन मानव के जो अंश, जो जीवाश्म, जो कंकाल वगैरह वहाँ मिले हैं, तो उससे पता चलता है कि मनुष्य का उद्भव है वो अफ्रीका से हुआ माना जा सकता है। दूसरी ओर मनुष्य की आज के मनुष्य में पाई जाने वाली शारीरिक विभिन्नता किसी स्थान विशेष पर निरंतर हजारों वर्षों तक स्थायी रूप से रहने के कारण है। अब शारीरिक विभिन्नता से तात्पर्य है कि कहीं हम देखते हैं तो अफ्रीका के लोग हैं वो एकदम काले से होते हैं और उनके बाल है वो सिकुड़े हुए होते हैं। अगर हम जो है जैसे चीन है, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, इधर के देखें तो बहुत ही गोरे लोग होते हैं। अगर हम यूरोप की तरफ चले जाए तो वहाँ पे भी अत्यधिक लालिमा युक्त या गोरे लोग हैं वहाँ होते हैं। और यहाँ हम इंडियंस अगर हम माने तो हम भारतीय लोग हैं वो गेहूं रंग के लोग हैं वो होते हैं। तो इस प्रकार से वातावरण के कारण, जलवायु के कारण, भिन्न भिन्न भौगोलिक दशाओं के कारण मनुष्य अलग अलग जो है रंग रूप में देखने को मिलता है। भिन्न भिन्न स्थानों की परिस्थितियों ने ही ये भिन्नताएं उत्पन्न की है, क्योंकि मनुष्य स्थान विशेष की परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढाल लेता है। कि जहाँ जैसी परिस्थिति होती है मनुष्य उसी रूप में जीना सीख लेता है। जहाँ ठंड होगी तो मनुष्य वहाँ उसके अनुसार जीना सीख लेगा। जहाँ मरुस्थल होगा तो मरुस्थलीय दशाओं के आधार पर मनुष्य जीना सीख लेता है। तो कहीं समुद्री क्षेत्र वगैरह होते हैं तो वहाँ उनकी दशाओं के अनुसार मनुष्य जीना सीख लेता है। तो यही है प्रतिस्थापन मत, यानी इसके अनुसार उद्भव तो अफ्रीका से हुआ है, लेकिन अनेक स्थानों पर, अलग अलग स्थानों पर जाकर मनुष्य बस गया और फिर वहाँ भौगोलिक वातावरण के अनुसार है मनुष्य ने अपने आप को ढाल दिया है। तो ये था प्रतिस्थापन मत, ये हमने समझा है। और 2.5 नंबर का प्रश्न ये आपका इस मॉडल प्रश्न पत्र के अंदर दिया गया है। फिर इसके आगे का प्रश्न है कि प्रारंभिक मानव के औजार निर्माण को बताइए। अर्थात प्रारंभिक मनुष्य औजार किस प्रकार से बनाता था, किस प्रकार से वो उपकरण निर्माण करता था, उसके बारे में बताना है। तो कोई एक प्रश्न आपको करना है, लेकिन चूंकि हम मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो इस आधार पे हम सारे प्रश्न हैं वो सॉल्व करेंगे।
आदि मानव द्वारा औजार निर्माण की ये विधि उसके द्वारा रुखानी जैसे औजार बनाए जाने लगे थे और इसकी सहायता से वो हड्डियों, सींगों, हाथीदांत तथा लकड़ी पर नक्काशी भी की जाने लगी थी। इसे पंच ब्लेड तकनीक कहा जाता है। अब पंच ब्लेड तकनीक क्या होती है? पंच ब्लेड तकनीक से तात्पर्य है कि शल्क पद्धति के द्वारा, यानी वो जो है तराश कर फिर है वो औजार बनाता था। और अगर हम इसको समझे तो इस तकनीक द्वारा एक बड़े पत्थर के ऊपरी सिरे को पत्थर के हथौड़े की सहायता से हटाया जाता था। अब आदि मानव के पास है वो पत्थर के ही औजार होते थे और फिर वो पत्थर को जो है पत्थर का ही हथौड़ा होता था, उसकी सहायता से वो ऊपरी सिरे को तोड़ देता था, हटा दिया जाता था। इसके बाद एक चपटी सतह तैयार की जाती थी और फिर जिसे प्रहार पंच अर्थात घन कहा जाता था। इसके पश्चात इस पर हड्डी या सींग से बने हुए पंच और हथौड़े की सहायता से प्रहार किया जाता है। फिर इससे एक नुकीली पट्टी बन जाती है जिसका चाकू की तरह प्रयोग है वो किया जाता था, और अथवा उसने अनेक प्रकार की जो है इस प्रकार से छेनियाँ हैं वो बन जाती जिसमें हड्डी, सींग, हाथीदांत और लकड़ी पर नक्काशी को किया जा सकता था। तो इस प्रकार से आदि मानव है वो औजार या उपकरण है वो बनाता था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि मेसोपोटामिया सभ्यता के शहरीकरण का महत्व बताइए। यानी मेसोपोटामिया की सभ्यता का शहरीकरण किस प्रकार से हुआ था और उसका क्या महत्व था, उसको हम समझते हैं। इसके ऑप्शन में प्रश्न है कि यानी कोई दो में से एक करना है आपको कि मेसोपोटामिया सभ्यता में लेखन प्रणाली के बारे में बताइए। तो पहले हम समझते हैं मेसोपोटामिया सभ्यता के शहरीकरण का महत्व। प्रश्न का उत्तर देखते हैं। देखिए, मेसोपोटामिया के जो है शहरों के प्रकार होते थे, वो 3 प्रकार के शहर होते थे। पहला तो जो है वे जो मंदिर के चारों ओर विकसित हुए शहर, मंदिर के आसपास बड़े मंदिर वगैरह होते थे उनके आसपास विकसित होते थे, वो शहर होते थे। दूसरे वे शहर होते थे जो व्यापारिक केंद्रों के रूप में विकसित हुए, और तीसरे वो शहर होते थे जो शाही शहर के नाम से जाना जाता था। अब शाही शहर क्या होता था? शाही शहर यानी जहाँ शासक या राजा, गणमान्य अधिकारी वगैरह रहते थे। तो शासक के रहने के स्थान के आसपास या केंद्र जिसे हम कह सकते हैं, तो ये शाही शहर के नाम से जाना जाता था। अब शहरीकरण में नगरों की बसावट कैसी थी उसको भी हम समझते हैं। शहर और नगर बड़ी संख्या में लोगों के रहने के ही स्थान नहीं होते थे, बल्कि जब किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त अन्य आर्थिक गतिविधियां विकसित होने लगती है, तब किसी एक स्थान पर जनसंख्या घनत्व बढ़ जाता है। देखिए, सीधी सी बात है कि जहां पर सारे संसाधन उपलब्ध होंगे और रोजगार के साधन जहां पर उपलब्ध होंगे, तो ऐसे स्थान पर लोगों को जहां रोजगार मिलने की संभावना होगी, तो वहां पे क्या होगा, धीरे धीरे वो स्थान है वो विकसित होने लग जाते हैं और वहां पर धीरे धीरे जनसंख्या का घनत्व बढ़ने लग जाता है, अर्थात जनसंख्या भी बढ़ने लग जाती है। आम आदमी वहाँ बसना है वो शुरू कर देता है। इसके फलस्वरूप कस्बे बसने लगते हैं, यानी उसका आकार है वो बड़ा होने लगता है। शहरी अर्थव्यवस्थाओं में खाद्य उत्पादन के अलावा व्यापार, उत्पादन और तरह तरह की सेवाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी शहरों के अंदर जो है हर तरह की खाद्य जो है उत्पादन के अलावा खाद्य भी मिल जाता है। खाद्य यानी खाद्यान्न, फसलें वगैरह, व्यापार, उत्पादन, तरह तरह की सेवाएं भी, यानी आसानी से हमें हर चीज़ है वो शहरों में उपलब्ध हो जाती है। नगर के लोग आत्मनिर्भर नहीं रहते, उन्हें नगर या गांव के अन्य लोगों द्वारा उत्पन्न वस्तुओं या दी जाने वाली सेवाओं के लिए उन पर आश्रित होना पड़ता था। यानी कहने का तात्पर्य, नगर के लोग वो स्वयं आत्मनिर्भर नहीं होते, बल्कि उन्हें दूसरे लोगों पर जो है आश्रित रहना पड़ता था। और वो दूसरे लोग कौन होते थे? ग्रामीण अंचल के लोग, जिनके विभिन्न प्रकार के उत्पादन वहाँ पर होता था और फिर वही लोग नगर में बेचने के लिए आया करते थे। तो इस प्रकार से गाँव से जो लोग नगरों में आती थी, वो उससे उनका गुजारा है वो होता था। इससे आपस में लेन देन होता रहता था, यानी हर व्यक्ति एक दूसरे के जुड़ा हुआ रहता था। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि शहरी क्रियाकलाप से गाँव के लोग भी जुड़े रहते हैं। तो इस प्रकार शहर और गांव एक दूसरे पर जो है एक दूसरे पर आश्रित थे या एक दूसरे के पूरक थे, एक दूसरे से जुड़े हुए थे। अगर हम शहरी जीवन की विशेषताओं को देखें तो विशेषताएं देखिए कि यहाँ पे शहरी जीवन में श्रम विभाजन होता था। श्रम विभाजन अर्थात लोग हैं मेहनत के आधार पे
धन अर्जित करते थे, एक दूसरे के काम आ जाते थे, यानी मजदूर की जगह मजदूर हो जाता था, अधिकारी की जगह अधिकारी होता था, योग्यता के आधार पर काम का विभाजन होता था। फिर दूसरा है कि विभिन्न कार्य से जुड़े लोग आपस में लेन देन के माध्यम से जुड़े रहते थे, यानी जहाँ जिसकी ज़रूरतें पूरी होती थी उस आधार पर लोग आपस में लेन देन के माध्यम से जुड़े होते थे। छोटा व्यापारी बड़े व्यापारी से, बड़ा व्यापारी और उससे भी बड़े व्यापारी से। तो इस प्रकार से एक स्वर्णकार छोटे स्वर्णकार, छोटा स्वर्णकार बड़े स्वर्णकार से, तो हर व्यक्ति जिसका जिस तरह का बिजनेस होता था, जिस प्रकार का व्यापार होता था, उस प्रकार से आपसी लेन देन के साथ वे एक दूसरे से जुड़े रहते थे। तीसरा है कि शहरी विनिर्माताओं के लिए ईंधन ईंधन यानी जो है कोयला वगैरह, लकड़ी है, धातु और विभिन्न प्रकार के पत्थर, लकड़ी आदि जरूरी चीज़ें भिन्न भिन्न जगह से आती थी। यानी जो भी निर्माण कार्य वगैरह होता था उसमें, या जो लोग शहरों में रहने वाले लोग होते थे वो विभिन्न गतिविधियों से जुड़े हुए होते थे, तो उनको विभिन्न प्रकार की चीज़ें हैं वो जो ज़रूरत पड़ती थी, तो वो अलग अलग चीज़ें अलग अलग स्थानों से आती थी। तो इस प्रकार से शहर है वो विकसित होते थे और शहरी जीवन की ये विशेषताएं हमें जो है देखने को मिलती है। तो ये था हमारा प्रश्न कि मेसोपोटामिया सभ्यता के शहरीकरण को बताइए। तो शहर है वो 3 प्रकार के होते थे और ये हमने समझ लिया है, और इस प्रकार से वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते थे। फिर प्रश्न है कि मेसोपोटामिया सभ्यता में लेखन प्रणाली के बारे में बताइए। तो लेखन प्रणाली कैसी थी उसको भी हम समझ लेते हैं। 2.5 नंबर के ही प्रश्न है ये आपके। मेसोपोटामिया की लिपि को किलाक्षर लिपि कहा जाता था या किलाकार लिपि कहा जाता था। मेसोपोटामिया की लिपि को 3 नामों से जाना जाता था: किलाकार, किलाक्षर और क्यूनिफॉर्म भी कहा जाता था। तो मेसोपोटामिया की लिपि को अनेक नामों से जाना जाता था, और इस लेखन प्रणाली के अंतर्गत जिस ध्वनि के लिए किलाकार या किलाकार चिन्ह का प्रयोग किया जाता था, वह अकेला स्वर या व्यंजन नहीं होता था बल्कि अक्षर होता था। इस प्रकार मेसोपोटामिया के लोगों को सैकड़ों चिन्ह है वो सीखने पड़ते थे। यानी मेसोपोटामिया के लोग जो लिपिक वगैरह होते थे उनको बहुत सारे चिन्हों को सीखना पड़ता था, क्योंकि उसे फिर गीली पट्टिका पर उसे सूखने से पहले लिखना होता था। गीली पट्टिका यानी मिट्टी से पट्टिकाएँ बनाई जाती थी, ईंट जैसी आकृतियाँ या सांचा बनाया जाता था, उसके ऊपर है वो शब्द है वो उकेरने पड़ते थे, और इस प्रकार से लेखन कार्य बहुत ही जो है कुशलतापूर्वक है वो किया जाता था, या जो है सुघड़ लेखकों की आवश्यकता होती थी। इसलिए लेखन का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता था, और लिखने वाले लेखकों को या लिपिकों को वहाँ पर विशेष जो है सम्मान वगैरह भी दिया जाता था। तो इस प्रकार से मेसोपोटामिया में लिपिकों को सम्मान से देखा जाता था, जो कि विद्वानों के रूप में उनको जाना जाता था। प्रश्न नंबर 22 है, ये भी आपका 2.5 नंबर का है, यानी 2 और आधा। और प्रश्न है कि पैगंबर मोहम्मद द्वारा बताए गए प्रमुख इस्लाम के सिद्धांत बताइए। तो इसमें जो है इसमें भी ऑप्शन दिया गया है, अर्थात कोई एक करना है, और दूसरा है उमैयद वंश के पतन के प्रमुख कारण बताइए। तो पहला जानते हैं पैगंबर मोहम्मद द्वारा बताए गए प्रमुख इस्लाम के सिद्धांत। देखिए, पैगंबर मोहम्मद के उपदेशों और शिक्षाओं को ही जो है सम्मिलित रूप से इस्लाम की संज्ञा दी जाती है। अर्थात पैगंबर मोहम्मद ने जो शिक्षाएं या उपदेश दिए उनको मानने वाले लोग इस्लाम कहलाए या मुसलमान कहलाए। इस्लाम मत एक कट्टर एकेश्वरवाद में विश्वास रखता है, अर्थात एक ही ईश्वर को मानता है। इसके अनुसार सृष्टि का एकमात्र देवता अल्लाह या ईश्वर है, जो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और असीम करुणा का सागर है। इसके अलावा कोई दूसरी सत्ता नहीं है, सभी मनुष्य उसी की संतान हैं, और इस प्रकार सभी मुसलमान सगे भाई बहन हैं, अर्थात सभी बंधु हैं, आपस में भाई बहन हैं। अल्लाह ही समय समय पर अपने पैगंबरों को पृथ्वी पर भेजता है। पैगंबर यानी कि खुदा का प्रतिनिधि या ईश्वर का प्रतिनिधि, उसका दूत, और पृथ्वी पर भेजता है। इस्लाम के अनुसार मनुष्य को अल्लाह की इच्छा के समक्ष अपने आप को पूर्णतया अर्पित कर देना चाहिए, यानी कि ईश्वर के ऊपर हमें पूर्ण आस्था रखनी चाहिए और अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए। इस्लाम मानव मात्र की समानता में विश्वास रखता है, यानी व्यक्ति व्यक्ति में भेद नहीं करता, जिसके अनुसार एक ही ईश्वर की संतान होने के कारण एक मनुष्य तथा दूसरे मनुष्य के बीच में कोई भेद नहीं है।
ये अवतारवाद, मूर्ति पूजा, जाति पाति का घोर विरोधी था। यानी मूर्ति पूजा को नहीं मानता है, अवतारवाद को नहीं मानता है और जाति पाति को नहीं मानता है। इस धर्म की प्रमुख नैतिक शिक्षाएं जिसमें क्षमाशीलता यानी एक दूसरे का पाप को क्षमा करो, ईमानदारी और दूसरों की भलाई के लिए कार्य करना, इसके साथ ही निर्धनों की सहायता करना और इसके लिए जकात देना यानी दान देना एक तरह से, और प्रतिशोध न लेना यानी किसी प्रकार का बदला नहीं लेना, संयम से काम लेना। यह धर्म पाप और पुण्य में विश्वास रखता है। मनुष्य के ईश्वर से डरकर अच्छे कर्म करने चाहिए। यानी इस्लाम ये कहता है कि हमें डरना चाहिए और ईश्वर से डरना चाहिए और हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए तथा बुरे कार्यों से विरत रहना चाहिए। विरत यानी कि अलग रहना चाहिए। स्वर्ग तथा नरक का निर्धारण मनुष्य के अच्छे बुरे कर्मों के आधार पर जो है किया जाता है या कार्यों के आधार पर ही किया जाता है। जो धर्म में आस्था नहीं रखते तथा बुरा काम करते हैं उन्हें मृत्यु के बाद घोर कष्ट मिलता है। इसके विपरीत भला कार्य करने वाला व्यक्ति जो होता है वो शाश्वत सुख की प्राप्ति करता है। इस प्रकार ये मत कर्मवाद की भी मान्यता देता है और पुनर्जन्म को के सिद्धांत इस मान्य में नहीं है, यानी पुनर्जन्म को नहीं मानता है। अगर हम कर्मवाद के सिद्धांत को देखें या इसके कर्मकांडीय पक्ष कौन कौन से, तो वो है कि इसमें 5 प्रमुख सिद्धांत है। पहला है कलमा पढ़ना और दूसरा है दिन में 5 बार नमाज अदा करना, यानी हर मुसलमान को ये चीज़ें हैं वो माननी चाहिए। और तीसरा प्रत्येक शुक्रवार के दिन सामूहिक रूप से नमाज अदा करना। और चौथा है जकात देना। और 5वां है रमज़ान में रोज़ा रखना और मक्का की हज यात्रा करना, यानी प्रत्येक मुसलमान को जीवन में हो सके तो एक बार हज की यात्रा या मक्का की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। तो ये था पैगंबर मोहम्मद के द्वारा इस्लाम के बताए गए प्रमुख सिद्धांत। फिर प्रश्न है कि उमैद वंश के पतन के प्रमुख कारण बताइए कि उमैद वंश का पतन कैसे हुआ था। प्रश्न का उत्तर है देखिए कि उमैद वंश का पतन कैसे हुआ। तो अभिजात वर्गों का लालच और अक्षमता ने सैन्य संगठनों को कमजोर और निष्प्रभावी बना दिया था। अर्थात जो उमैद वंश के लोग, जो अभिजात वर्ग, जो धनी वर्ग या आधिकारिक वर्ग थे, उनके अंदर लालच बहुत अधिक भर गया था और साथ में वो अयोग्य भी थे। और ऐसे में जब उन्होंने अपनी अयोग्यता के आधार पर सैनिक संगठन जो है को वो जो है प्रभावी नहीं बना पाए या उसे मजबूत नहीं बना पाए, तो ऐसी स्थिति में उनका जो सैन्य संगठन है वो सेना का हिस्सा है वो काफ़ी कमज़ोर और निष्प्रभावी हो गया था। और इस प्रकार से सैन्य सरकार के लोगों को के लगातार काम होते भरोसे ने भी वंश के पतन में योगदान दिया। यानी जो है सेना कमज़ोर होगी तो ऐसे में जो है अगर सेना जिस राज्य की कमज़ोर होगी तो धीरे धीरे उसका प्रशासन भी कमज़ोर होने लग जाएगा, क्योंकि किसी भी प्रशासन का स्तंभ माना जाए या मूल अगर माना जाए या उसकी सत्ता को जो है प्रभावी रूप से बनाए रखने में सेना का प्रमुख हिस्सा होता है। लेकिन उमैद वंश का जो है पतन में सेना का कमज़ोर होना भी इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। दूसरा अगर हम देखें तो तैमूर द्वारा किए जाने वाले नियमित आक्रमण ने भी सैन्य क्षमताओं को कमज़ोर कर दिया था। तो इस प्रकार से जो है उमैद वंश का पतन हुआ। और वहीं अगर देखें तो अब्बासी लोगों ने जो है उमैद वंश ने जो कर वगैरह माफ़ नहीं किए थे या करों की क्षमताओं में किसी भी प्रकार का कमी नहीं की थी, जिसके कारण जन संगठन है वो नाराज़ हो गया था। तो ये भी जो है उमैद वंश के पतन के कारण बहुत सारे धनी या अभिजात या सामान्य वर्ग है वो नागरिक नाराज़ हो गए थे और वहाँ पे आपस में गुटबाजियाँ या संगठन ऐसे थे जिसके कारण आपस में ये कबीले एक दूसरे के प्रति ईरानी जो है खुरासानी वगैरह, तो वहाँ पे भेदभाव वगैरह होता था। तो इसके कारण भी जो है आपस में विद्वेष की भावना उत्पन्न होगी। तो इस प्रकार से जो है इस के कारण उमैद वंश का पतन है वो हो गया और फिर अब्बासी क्रांति हो गई। नेक्स्ट प्रश्न है कि विज्ञान के विकास में अरबों के योगदान को स्पष्ट कीजिए। और इसके अथवा में प्रश्न आया कि पुनर्जागरण काल में वास्तुकला के विकास को समझाइए। तो हम 23वां क्वेश्चन है, ये भी 2.5 नंबर का ही है, तो इसको पहले हम समझ लेते हैं कि विज्ञान के विकास में अरबों का क्या योगदान रहा। तो विज्ञान के क्षेत्र में या दर्शन के क्षेत्र में अरबों का विशेष योगदान रहा है, जिसमें 14वीं शताब्दी में अरब के विद्वानों ने प्लेटो व अरस्तु के ग्रंथों का अनुवाद करना है वो शुरू किया और बाद में इसे अनेक यूरोपीय विद्वानों ने पढ़ा। अरब के विद्वानों ने प्राचीन पांडुलिपियों का परिरक्षण भी किया। पांडुलिपियाँ अर्थात हस्तलिखित जो लेख होते हैं उसे पांडुलिपि कहा जाता है। एक और यूरोप के विद्वान यूनानी
ग्रंथों के अरबी अनुवादों का अध्ययन कर रहे थे, तो दूसरी ओर यूनानी विद्वान अरबी और फारसी विद्वानों की रचनाओं को अन्य यूरोपीय लोगों के बीच है प्रसार के लिए अनुवाद कर रहे थे। ये ग्रंथ, जिसमें मुख्य रूप से प्राकृतिक विज्ञान, खगोल विज्ञान, औषधि विज्ञान, रसायन विज्ञान, खगोल और गणित से संबंधित थे। टॉलेमी ने उस समय खगोल शास्त्र पर यूनानी भाषा में अलमजेस्ट लिखा नामक ग्रंथ लिखा। उसके बाद अरबी भाषा में उसका अनुवाद किया गया। यह यूनानी और जो है अरबी भाषा के निकट संबंधों को बताता है, दर्शाता है। यूरोपीय जगत में अरबी विद्वान ज्ञानी के रूप में प्रसिद्ध थे, यानी यूरोप के लोग हैं अरबी विद्वानों को ज्ञानी लोग हैं वो मानते थे। प्रमुख ज्ञानी मुस्लिम विद्वानों में नाम अगर हम देखें तो इब्न सीना, हकीम अल राजी आदि प्रमुख थे। स्पेन के अरबी दार्शनिक थे जिसमें नाम आता है इब्न रुश्द ने, और दार्शनिक ज्ञान और धार्मिक विश्वास के मध्य दावों को दूर करने का प्रयास किया। उनकी पद्धति को बाद में ईसाई विद्वानों ने भी अपनाया। इस प्रकार कहा जा सकता है कि विज्ञान के क्षेत्र में या दर्शन के क्षेत्र में अरबियों का योगदान महत्वपूर्ण रहा था। फिर प्रश्न है कि पुनर्जागरण काल में वास्तुकला के विकास को समझाइए, यानी पुनर्जागरण काल में वास्तुकला का विकास कैसे हुआ। वास्तुकला यानी स्थापत्य कला, भवन निर्माण कला को वास्तुकला कहा जाता है। तो स्थापत्य कला क्या है, या भवन निर्माण कला या वास्तुकला क्या है। मध्ययुग की स्थापत्य कला से भिन्न इस युग के आरंभ में यूरोप के कलाकार नवीन आदर्शों और प्रेरणा के लिए प्राचीन यूनानी और रोमन स्थापत्य शैली की ओर आकर्षित हुए, यानी प्राचीन यूनान और रोमन की स्थापत्य कला को अपनाया जाने लगा। फ्लोरेंस में मेडिसी गिरजाघर तत्कालीन स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ या सर्वोत्कृष्ट नमूना माना जाता है। इसके प्राचीन और आधुनिक कला शैली का अत्यंत सुंदर मिश्रित रूप देखने को मिलता है इसके अंदर, और इस कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण रोम में 16वीं शताब्दी में देखने को मिलता है, जिसमें जो है प्रमुख कलाकारों में अगर हम रोम में जो है सबसे ज़्यादा है प्राचीन वैभव है वो देखने को मिलता है। कला के अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। प्रमुख कलाकारों में उस समय राफेल, माइकल एंजेलो, फिलिप्पो ब्रूनेलेसी और फ्लाडिया नाम के विशेष रूप से उल्लेखनीय है। फ्लोरेंस और रोम के साथ साथ वेनिस, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और स्पेन में भी स्थापत्य कला की पर्याप्त उन्नति हुई, किंतु इंग्लैंड में इसका प्रयोग है वो 17वीं शताब्दी में ही हो पाया। इसके साथ ही देखें तो जो है रोम या इटली की वास्तुकला की जो है क्या विशेषताएं अगर हम देखें तो इटली की वास्तुकला की प्रमुख विशेषताएं जो देखें तो इसमें कि रोम के नगर शास्त्रीय शैली के भवनों का निर्माण होता था नगरों में। अब शास्त्रीय शैली क्या होती है, प्राचीन क्लासिकल शैली जिसे कह सकते हैं, जो कि रोम की प्राचीन शैली मानी जाती है। इसके अलावा धनी व्यापारी वर्ग और अभिजात वर्ग के लोगों ने उन वास्तुविदों को अपने भवन निर्माण हेतु नियुक्त किया था। ये जो वास्तुविद या कलाकार होते थे ये धनी लोगों के यहाँ काम करते थे। चित्रकार, मूर्तिकार, शिल्पकार ने भवनों को चित्रों, मूर्तियों, लेप चित्रों, उभरे चित्रों, खुदे हुए चित्रों से सुसज्जित कर दिया। ऐसे ऐसे कलाकार थे जिन्होंने जो है इस प्रगति में अपना योगदान दिया। माइकल एंजेलो बुआनारोती पोप के सिस्टिन चैपल की भीतरी छत पर लेप चित्र बनाया। सिस्टिन चैपल जो कि कैथीड्रल माना जा सकता है या एक बड़ा चर्च है, वहाँ पे उसने लेप चित्र द पाइटा नामक जो है प्रतिमा बनाई, और सेंट पीटर चर्च के गुम्बद का डिज़ाइन भी जो है माइकल एंजेलो ने बनाया, जिसके कारण है माइकल एंजेलो दुनिया में अमर हो गए। फिर फिलिप्पो ब्रूनेलेसी नामक एक वास्तुकार था जिसने फ्लोरेंस के अंदर भव्य गुम्बद का प्रतिरूप है वो भी बनाया, बड़े कैथीड्रल के गुम्बद को बनाया। कैथीड्रल यानी बड़ा चर्च, और गुम्बद यानी जो आकार ये होता है किसी भी स्थान का जो उसे गुम्बद कहा जाता है। इस काल में एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। अब कलाकार की पहचान उसके नाम से होने लगी थी, और इस प्रकार से उसके संघ या पहले की तरह उसके संघ या श्रेणी या गिल्ड के नाम से, यानी कि कलाकार की व्यक्तिगत पहचान है बढ़ने लगी थी। पहले कलाकार का व्यक्तिगत रूप सामने नहीं आता था, बल्कि लोग उसे झुंड में ही जानते थे, समूह के रूप में ही उस श्रेणी या गिल्ड को जाना जाता था। लेकिन अब कलाकार के व्यक्तिगत हुनर के नाम पर उसकी पहचान बनी जा रही थी, और कलाकार है अपनी योग्यता के आधार पर अमर हो रहे थे, नामचिन्ह हो रहे थे। तो इस प्रकार से पुनर्जागरण काल में वास्तुकला का बहुत अधिक विकास हुआ, और इस प्रकार से विभिन्न कलाकार हम देख सकते हैं। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक था, जिसमें हमने मॉडल पेपर जो है फर्स्ट जो डाला था उसका भाग आज हमने इसके अंदर किया। तो ज़्यादा लंबा हो जाता है टॉपिक, इसलिए हमने शॉर्ट रूप में एक एक करके भाग में ही डाला है। नेक्स्ट द पार्ट है वो बाद में
सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।